हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध राष्ट्र का स्वरूप पढ़ रहे हैं और इस निबंध के हम 2 अंग पढ़ चुके हैं, भूमि और जन। और राष्ट्र का तीसरा अंग है बच्चों संस्कृत। तो आज हम संस्कृत के अंतर्गत पढ़ेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृत राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। भूमि और जन के पश्चात लेखक ने राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृत का वर्णन करते हुए कहा है कि मानव सभ्यता का दूसरा नाम संस्कृत है और इसका निर्माण मनुष्य द्वारा अनेक युगों की दीर्घ अवधि में किया गया है। यह उनके जीवन का उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास और प्रश्वास। बच्चों, जिस तरह से हम लोग बिना श्वास के नहीं जीवित रह सकते, उसी तरह बिना संस्कृत के भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वस्तुतः संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण भी उसी से होता है। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को मृत समझा जाता है, भले ही वह उसका संपूर्ण शरीर भली भांति से कार्य कर रहा हो और जीवित हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात बिना मस्तिष्क के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना संस्कृत के भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चों, इसलिए संस्कृत के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति, समृद्धि और वृद्धि निहित है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है बच्चों कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृत का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृत है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृत के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर नहीं लगेगी। बच्चों, यदि संस्कृत को अलग कर दिया जाए तो भूमि और जन जो है कुछ ही समय में
उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संस्कृत और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि बच्चों अब एक के ना रहने पर दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जीवन रूपी वृक्ष में का फूल ही संस्कृत है, अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण में से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वह ही संस्कृत है। अतः बच्चों, समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया कर्तव्य उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है और इसे ही संस्कृत कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां रहती हैं। उन जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर ही प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति का निर्धारण करती है और उन विशेषताओं से प्रेरित होकर अपनी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास भी करती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियां विभिन्न भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हो जाती हैं। तो बच्चों, जैसे हम अपने भारत को ही लेकर के देखें तो भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां भी देखने को मिलती हैं, किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए उन सभी संस्कृतियों के मूल में जो समन्वय एवं पारस्परिक सहनशीलता तथा सहयोग की भावना है, उसी के आधार पर उसको निश्चित किया जा सकता है। तो बच्चों, इस गद्यांश से भी पिछले गद्यांशों की तरह पहला प्रश्न तो वही पाठ का नाम और लेखक का नाम या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि पहले मैंने बताया है आपको, उसी तरह से इसको लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी होगी। तो ये व्याख्या जैसे पहले मैंने बताई है उसको पढ़िएगा और उसके बाद उसकी व्याख्या आप कर पाएंगे। भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र के किस तीसरे अंग पर इस गद्यांश में लेखक ने विचार किया है? तो बच्चों, ये तीसरा प्रश्न होगा और इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस गद्यांश में लेखक ने भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृत पर विचार किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, संस्कृत धरती के जन का किस रूप में अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, संस्कृत धरती पर निवास करने वाले जन का उसी प्रकार से अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास और प्रश्वास। बच्चों, अगला प्रश्न है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस पंक्ति का भाव इस प्रकार से है कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस पंक्ति में भाव यह है कि मस्तिष्क से रहित धड़ को जिस प्रकार से व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना संस्कृत के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चों, अगला प्रश्न है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृत है, अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि पिछले सभी गद्यांशों को आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिया होगा और इसको भी
आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलिएगा।